हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फर्स्ट लेक्चर ऑन लीगल रीजनिंग। और आज हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स विच इज़ अ कॉन्सेप्ट इन सिविल लॉ। तो हमारा जो बेसिक्स ऑफ लॉ होती हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा आज, और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपना पहला लॉ शुरू करेंगे विच इज़ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लॉ के ब्रांचेस कौन से होते हैं। So, as all of you must be aware, law can be divided into civil and criminal law, जो सबसे बेसिक डिवीजन होती है किसी भी लॉ की। तो सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब दोनों लॉज के अंडर कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज, कुछ पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस हैं जो आपकी एक दूसरे की तरफ हैं, सोसाइटी की तरफ है, स्टेट की तरफ है। तो उन ड्यूटीज के ऊपर बेस्ड है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो सिविल लॉ में अगर हम देखें तो लार्जली दो ब्रांचेस होती हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, अगर हम देखें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट लॉ के कॉन्सेप्ट में डील किया जाता है, यानी कि दो पर्टिकुलर पार्टीज जो हैं ए एंड बी, सिर्फ इन दोनों को ये लॉ पर्टेन करेगा, इन दोनों से ये लॉ डील करेगा। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स विल डील विद सोसाइटी एट लार्ज। ओके, वी विल डिस्कस दिस in the context of two definitions given by two scholars. Let's start with that. सबसे पहले बात करेंगे कि हम कौन से दो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो स्कॉलर्स जो हैं हमारे, दे आर सैलमन एंड विनफील्ड। इन दोनों स्कॉलर्स ने बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस दी थी टॉर्ट्स के बारे में। टॉर्ट्स को डिफाइन किया गया था, उनके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया था इन दोनों डेफिनेशंस में, और इन दोनों स्कॉलर्स ने थियोरीज भी दी थी टॉर्ट्स के बारे में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सैलमन की थ्योरी के साथ। ओके, सैलमन जो थे उन्होंने तीन एलिमेंट्स दिए थे टॉर्ट के। पहला एलिमेंट था दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग। Now, you can basically understand that a civil wrong is anything that is not a criminal wrong. यानी कि अगर कोई चीज किसी क्रिमिनल कोड द्वारा प्रिवेंट या प्रोटेक्ट नहीं करी जाती है तो वो एक सिविल रॉन्ग हो जाता है। ओके, और जब किसी के साथ सिविल रॉन्ग होता है तब उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाती है, तब उन्हें मिलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। उसके बाद सैलमन ने तीसरा एलिमेंट जो टॉर्ट का दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये बोला था कि टॉर्ट किस चीज की ब्रीच नहीं है, व्हाट इट इज अ ब्रीच नॉट ऑफ। ओके, सो नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट एंड equitable obligation। अब हम इन दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, एज मोस्ट ऑफ यू नो, इज एनी अग्रीमेंट दैट इज डन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो अगर दो पार्टीज हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है वो बी को सप्लाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी मटेरियल। तो वो 300 बुक्स जो है ए बी को देगा। ए इज अ बुक सेलर एंड बी इज अ रिटेलर, फॉर एग्जाम्पल। तो ए जब बुक्स सेल करेगा तो उसको भी रिटर्न में कुछ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से ऑपरेट करता है कि हम एक दूसरे को कुछ देते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो अगर ए बुक्स प्रोवाइड कर रहा है तो बी मनी प्रोवाइड करेगा, फॉर एग्जाम्पल। वो कुछ और भी कर सकता है लेकिन यूजुअली मनी प्रोवाइड होता है आजकल के इकोनॉमिक सिस्टम में।
तो अगर वो मनी इसको प्रोवाइड करेगा और ये उसको बुक्स प्रोवाइड करेगा तब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। लेकिन मान लीजिए कि जो ए है वो बी को बुक्स देना भूल जाता है या जानबूझ के बुक्स नहीं देता है, तो ए क्या कमिट कर रहा है? ए कमिट कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच। ठीक है, ब्रीच का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी चीज को वायलेट कर रहे हो, आप किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हो। जो ड्यूटी आपकी लॉ ने क्रिएट करी है आप उसके खिलाफ जाके उसको ब्रीच कर रहे हो, उसको वायलेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एज सच। ठीक है, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके, अब इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ए जो है वो बी को एक चेक देता है कि मिस्टर बी आप प्लीज जाके बैंक में जाके इस चेक को डिपॉजिट करिए और मेरे लिए पैसे लेके आइए। ठीक है, अब बी बैंक जाता है, बी चेक भी डिपॉजिट करता है, लेकिन जितने भी पैसे बी को मिलते हैं वो अपने पास रख लेता है। दिस इज नोन एज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, उसने उसका भरोसा वायलेट किया, उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसलिए दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हम जब धीरे धीरे और घुसेंगे लॉ के अंदर तब हम देखेंगे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल भी हो सकता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल भी हो सकता है, एंड वी विल स्टडी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन डिटेल। लेकिन सिंपली अभी समझने के लिए कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो टॉट नहीं होता है, दैट इज डेल्ट विद बाय अदर लॉज, अदर सेक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ अदर लॉज। ओके, अब आते हैं तीसरा इक्विटेबल ऑब्लिगेशन पे। अब ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी बात विनफील्ड ने भी करी थी। अगर हम बात करें इक्विटेबल ऑब्लिगेशन की तो उसके अंदर शब्द आता है इक्विटी। अब आप में से कुछ लोगों को इक्विटी का मतलब पता होगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी। कोई शेयर्स जो होते हैं कंपनी के उसको इक्विटी बोला जाता है, लेकिन लॉ के अंदर एक और तरह की इक्विटी होती है। इक्विटी का ये मतलब होता है जो एक गुड कॉन्शियंस से आती है, एक मॉरल वैल्यू से आती है, एक एथिकल ऑब्लिगेशन होती है। ओके, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप जो हैं एक इंसान है ए। ठीक है, ये इंसान जो है ये वर्क करता है किसी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां पर जो स्विमिंग पूल है ये उसका लाइफ गार्ड है। ओके, और ये देखता है कि एक इंसान बी यहां पर डूब रहा है। अब अगर ये बी इंसान यहां पर डूब के मर जाता है तो इसकी लायबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि ए के ऊपर एक लीगल ड्यूटी है इसको बचाने की, उसको इसी पर्पस के लिए एम्प्लॉय करा गया। अंडरस्टूड? लेकिन ये ए जो है, अगर मानते हैं कि ये लाइफ गार्ड नहीं है, इसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारा एम्प्लॉय नहीं करा गया, ये बस एक और इंसान है जो वहां पे स्विमिंग करने आया है। अब ये देखता है कि मिस्टर बी जो है वो डूब रहे हैं वहां पे, और ए कुछ भी नहीं करता है। ही नोज हाउ टू स्विम, ही कैन इजीली रेस्क्यू मिस्टर बी, बट ए डिसाइड्स नॉट टू डू एनीथिंग। ही थिंक्स कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों इस इंसान को बचाऊं। तो उस सिचुएशन में ए के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आ सकती है, क्योंकि उसने किस चीज का ब्रीच किया है? उसने ब्रीच किया है इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का, विच मीन्स एनी ड्यूटी दैट अराइजेज आउट ऑफ इक्विटी। ओके, इक्विटी, मोरालिटी, गुड कॉन्शियंस, जस्टिस, किसी भी तरह से हम इक्विटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट एन इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नेवर अराइजेज आउट ऑफ लॉ। ओके, ये जो लॉ वाली बात है ये हम विनफील्ड की डेफिनेशन में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई सैलमन की बात। सैलमन ने ये भी बता दिया कि व्हाट अ टॉर्ट इज नॉट। अब हम देखते हैं कि विनफील्ड ने व्हाट अ टॉर्ट इज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है। ओके, देखो, विनफील्ड जो थे उन्होंने 4 एलिमेंट्स में लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करी। अभी हम 2 मिनट के लिए सैलमन को हटा देते हैं यहां से, हम दोबारा से आएंगे अभी सैलमन की थ्योरी पे, जब हम विनफील्ड की थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहले विनफील्ड ने भी बोला सिविल रॉन्ग। ठीक है, फिर इन्होंने बोला इट इज बेस्ड ऑन
अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी जनरली. ओके, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी जनरली. अब इस पे हमें बहुत ध्यान देना है. सोसाइटी जनरली. अब यहां आ जाओ, इसको यहां पर समझते हैं हम. अब हमने बोला कि भैया पूरी सोसाइटी की तरफ हमारी ड्यूटी है, ठीक है. तो ये जो ड्यूटी है ये कैसे अराइज होती है? जब हम राइट्स की बात करते हैं बच्चों, तब हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के राइट्स हैं. राइट्स विल ऑलवेज अराइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समबडी एल्सेस ड्यूटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो हैं वो सड़क पे चल रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी सी ऐसे लाठी है, ठीक है. उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो कहीं भी जाएं वो घूम सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इस लाठी के साथ. लेकिन ही हैज टू इंश्योर कि ये मिस्टर बी को लगनी नहीं चाहिए. ओके, सो if Mr. B has the right to be protected, Mr. A has the duty to protect him. Understood? अब जब हम बात करते हैं राइट्स की, ठीक है, तो दो तरह के राइट्स होते हैं. राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम. ठीक है. दीज आर सिंपल कॉन्सेप्ट्स वंस वी अंडरस्टैंड देम. देखो, मैंने जैसे मेंशन किया कि राइट हमेशा किसी की ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो हम राइट्स किसी के अगेंस्ट क्लेम करेंगे, है ना. अगर मुझे किसी ने चोट पहुंचाई, अगर मुझे मिस्टर बी ने चोट पहुंचाई, तो मैं मिस्टर बी को कोर्ट लेके जाऊंगा कि आप चलिए कोर्ट मेरे साथ और मैं आपसे जो भी डैमेजेस हैं, जो भी पनिशमेंट आपको दिलवाऊंगा. सो वी हैव टू क्लेम देम अगेंस्ट समबडी. यही राइट्स इन रेम और राइट्स इन पर्सोनम का कॉन्सेप्ट है कि आप जो राइट है वो किसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, आप कोर्ट किसको लेके जाएंगे. राइट्स इन पर्सोनम होते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट क्लेम किया गया राइट. तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर ए जो है वो बुक सेलर है, वो मिस्टर बी को बुक्स बेच रहे हैं और मिस्टर ए मिस्टर बी को बुक्स नहीं भेजते हैं. ठीक है, मिस्टर बी पैसे दे देते हैं और मिस्टर ए उनको बुक्स नहीं भेजते हैं. तो अब मिस्टर बी मिस्टर ए को कोर्ट लेके जा सकते हैं, करेक्ट. दिस इज अ राइट इन पर्सोनम बिकॉज मिस्टर बी कैन ओनली क्लेम दैट राइट अगेंस्ट मिस्टर ए. अंडरस्टूड. ये और किसी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता, ये सी के अगेंस्ट, डी के अगेंस्ट, एफ के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता है कि भैया सी से मैं पैसे ले लूंगा. क्यों लोगे आप सी से पैसे? बात तो आपकी, आपका जो अग्रीमेंट हुआ है, जो अरेंजमेंट हुआ है, वो ए के साथ हुआ है ना, सी के साथ तो नहीं हुआ है. तो इसलिए ये राइट इन पर्सोनम है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट इसको क्लेम कर सकते हो. अब आते हैं राइट्स इन रेम के बारे में. क्या अगर राइट्स इन पर्सोनम में हम एक इंसान को कोर्ट लेके जा रहे हैं, क्या राइट इन रेम का ये मतलब है कि हम सबको कोर्ट लेके चले जाएंगे? नहीं. लेकिन ये राइट फिर भी पूरी दुनिया के अगेंस्ट होल्ड करता है. A right in rem is a right against the whole world. How is that possible? How can I have a particular right against the whole world? Now I have a right against the whole world जो basic common sensical legal duties हैं. किसी की हत्या नहीं करनी, ये एक basic legal duty है आपकी. किसी की भी legal duty है that you should not go and kill people. So in this situation I have a right against the whole world to not be harmed, to not be killed by anybody. तो मिस्टर ए जो हैं वो सबके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है. ठीक है, उनका राइट टू सेफ्टी सबके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, उनका राइट टू लाइफ सबके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है. सिमिलरली उनकी भी ड्यूटी है पूरी दुनिया की तरफ कि अगर कोई मुझे हार्म नहीं कर रहा है तो मैं उसे हार्म ना करूं. ओके, सो दिस इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. अब वापस आते हैं मेरे क्वेश्चन पे कि अगर ये मेरा राइट पूरी दुनिया के खिलाफ है, तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं पूरी दुनिया को कोर्ट लेके जा सकता हूं? नहीं. कोर्ट में उसी इंसान को लेके जाऊंगा जिसने मेरे को हार्म कॉज किया है. मेरा कॉज ऑफ एक्शन उसके अगेंस्ट है, लेकिन मेरा राइट सबके अगेंस्ट है कि मुझे कोई हार्म ना पहुंचे. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम का.
सो बाय दिस लॉजिक यू कैन टेक अ गेस एज टू व्हाट जो टॉट्स है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो राइट इन रेम है या वो राइट इन पर्सोनम है. सो अंडर लॉ ऑफ टॉट्स you have a right in REM because you have the right to not be harmed by anybody. Okay? तो अगर हम right in personam का एग्जाम्पल देखें that is a right in contract. अगर हम right in REM का एग्जाम्पल देखें तो that is a right in tort or in crime. ठीक है, क्राइम में भी यही होता है कि आप पूरी दुनिया से बचे हुए हो कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है. ठीक है, मिस्टर ए ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो सामान है वो कोई चोरी करके नहीं लेके जाएगा, एंड कोई मीन्स द होल वर्ल्ड. ओके, दिस इज क्लियर. तो हमने ये समझ लिया दैट टॉर्ट इज अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी जनरली. पूरी दुनिया की तरफ अगर मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को हार्म ना पहुंचाऊं, तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट मेरा राइट है कि मुझे भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. ये हमने विनफील्ड का सेकंड पॉइंट समझ लिया. अब आते हैं विनफील्ड के थर्ड पॉइंट पे. विनफील्ड का थर्ड पॉइंट और सैलमन का थर्ड पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है. ठीक है, वो बात करता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी की. ड्यूटी हमें असाइन हो चुकी है टुवर्ड्स सोसाइटी जनरली. अब मिस्टर विनफील्ड बात करते हैं अगर ये ड्यूटी ब्रीच होती है, ब्रीच ऑफ सेड ड्यूटी. सेड मतलब जो यहां हमने ऊपर बात करी है, जो लीगल ड्यूटी है, ये ड्यूटी हमेशा लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, मॉरल ड्यूटी नहीं होगी ये आपकी. अगर लॉ ने आपको बोला है कि किसी की हत्या नहीं करनी है तो बाय लॉ आप किसी की हत्या नहीं करोगे. बट अगर लॉ ने आपको ये नहीं बोला है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, अगर मुझे किसी ने रैंडमली बोल दिया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते हो, पर बाय लॉ मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए नहीं लायबल होल्ड किया जाएगा. दैट विल नॉट अमाउंट टू अ ब्रीच ऑफ सेड ड्यूटी. अंडरस्टूड. अब ब्रीच ऑफ सेड ड्यूटी क्या होती है? देखो, जब किसी ड्यूटी की ब्रीच होती है तो दो चीजें हो सकती हैं हमें. या तो हमें किसी तरह का हार्म हो सकता है, या फिर हमें किसी तरह की इंजरी हो सकती है. अब इन दोनों में फर्क क्या है? बात तो एक ही है. अगर इंजरी का मतलब हम लिटरली लेते हैं तो क्या होता है? उसका मतलब होता है चोट लगना. अगर मुझे चोट लगेगी तो मुझे इंजरी हुई है, करेक्ट. लेकिन लॉ में हार्म और इंजरी के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया गया है. वो क्या डिस्टिंक्शन है? उसके लिए दो मैग्जिम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों मैग्जिम्स आप याद रखिएगा. नंबर 1 इज इंजूरिया साइन, या सिने भी बोलते हैं इसको कई लोग, डैमनम. इंजूरिया साइन डैमनम. अब इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज. अब ये कौन सी इंजरी की बात कर रहा है? अगर मेरे हाथ पे स्क्रैच पड़ गया तो वो इंजरी है? नहीं, वो यहां पे इंजरी की बात कर रहा है लीगल इंजरी के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, लीगल इंजरी क्या होता है? अगर मेरा कोई भी लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो मुझे लीगल इंजरी हो रही है, वेदर और नॉट आई सस्टेन एनी काइंड ऑफ डैमेज और हार्म. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. इसका एक केस भी है जो अभी हम पढ़ेंगे. लीगल इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, ही इज एन अडल्ट, ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गो एंड कास्ट हिज वोट. मिस्टर ए जा रहे होते हैं और वहां पे उनको मिस्टर बी जो हैं वो रोक देते हैं. वो कहते हैं सॉरी सर, आप वोट नहीं देने जा सकते, आप चुपचाप अपने घर जाइए. अब मिस्टर ए पुलिस की अथॉरिटी के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, वहां पे खड़े होकर उनसे झगड़ा तो नहीं करेंगे वो. तो मिस्टर ए अपने घर वापस चले जाते हैं. और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो ये पता लगता है कि जिस कैंडिडेट को वोट देना था मिस्टर ए ने, वो जीत गया है. ठीक है, यानी कि मिस्टर ए ने कोई डैमेज नहीं सस्टेन किया, उनको कोई हार्म नहीं हुआ है यहां पे किसी भी तरह का. लेकिन बिकॉज हिज लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड, he has suffered an injury. Okay, and when you suffer an injury it becomes a tort. Understood?
अगर किसी ने भी मेरा लीगल राइट वायलेट किया है, चाहे मुझे उससे कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, आई कैन टेक दैट पर्सन टू कोर्ट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर वट एवर इंजरी आई हैव सफर्ड। तो यहां पे मिस्टर ए को कॉम्पनसेशन मिलेगी। दिस केस इज नोन एज द केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। दिस केस is known as Ashby versus White। ये मैं केस इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार क्लैट में इस तरह के वन मार्कर्स आ जाते हैं कि कौन से केस में ऐसा होल्ड किया गया था। रेयर बट पॉसिबल। ओके, नहीं तो कई बार क्या होगा, अगर आपको ऐसे फैक्ट्स दे दी गई कि एक बंदा जो था वो वोट देने गया और फिर उसको रोक दिया एंड उसके बाद उसका कैंडिडेट जीत गया पर उसको तब भी कॉम्पनसेशन मिली, तो वो इंजूरिया साइन डैमनम के अंडर आएगा। ठीक है, कौन से मैक्सिम के अंडर आएगा, वो आएगा इंजूरिया साइन डैमनम के अंडर। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंजूरिया साइन डैमनम। अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे हार्म हुआ है, मुझे डैमेज हुआ है, पर मेरा कोई लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ, तो मुझे कोई एक्शन, मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले ही नहीं सकता? ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब हम देखते हैं वो क्या होता है। अगर ये इंजूरिया साइन डैमनम है, यानी कि इंजरी विदाउट अ डैमेज, तो इसका उल्टा होगा डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी। अब मुझे हार्म तो हो रहा है, मुझे मैं आई एम सस्टेनिंग सम काइंड ऑफ हार्म, लेकिन मेरा कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जो मिस्टर ए हैं वो रन करते हैं एक स्कूल। ठीक है, मिस्टर ए स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया एकदम मस्त, उनका अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के बड़े बड़े IAS ऑफिसर वकील बन रहे हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है, मिस्टर बी जो हैं इसी सड़क के पार अपना एक स्कूल खोल लेते हैं। ठीक है, ये मिस्टर ए का स्कूल हो गया, ये मिस्टर बी का स्कूल हो गया। अब मिस्टर बी ये देखते हैं कि यार भैया ए का स्कूल पुराना है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्यों आएंगे, तो मिस्टर बी जो हैं वो 30% लेस फीस में एडमिशन लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी 100 रुपये फीस है तो ये 70 रुपये में लोगों को लेने लग जाते हैं। इस स्थिति में जो हैं मिस्टर ए के सारे स्टूडेंट्स मिस्टर बी के पास चले जाते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में मिस्टर ए मिस्टर बी को सू कर सकते हैं कि आपने तो भैया मेरे सारे कस्टमर, मेरे सारे स्टूडेंट्स ले लिए, अब मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? कि उनको डैमेज तो हो रहा है, यहाँ पे उनका सारा पैसा जा रहा है, ही इज सस्टेनिंग हार्म, बट he has no legal right to prevent other people from opening another school in the vicinity। ठीक है, आपने देखा होगा 5 स्कूल लाइन में होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक बंदे के स्कूल में जाऊं, क्या पता मुझे तीसरा वाला स्कूल पसंद आ जाए। तो इसका ये मतलब है क्या कि पहला स्कूल जो है वो तीसरे स्कूल को बोलेगा आप यहाँ से हट जाओ? ऐसा नहीं कर सकता है वो। तो दिस इज नोन एज डैमनम साइन इंजूरिया। There is no legal injury here, there is no legal violate of Mr. A that has been violated, but Mr. A has obviously sustained damages, उनको पैसे का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस होती हैं टॉर्ट्स के अंदर जो अराइज होती हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि किस तरह से जो है कोई सिचुएशन इंजूरिया साइन डैमनम की होगी, कोई सिचुएशन डैमनम साइन इंजूरिया की होगी, तो तब आपको ये देखना है कि क्या वो एक्शनेबल है या नहीं है। ठीक है, मैं क्लास के एंड में 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा आपको जो आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब हमें समझ आ गए विनफील्ड के 3 एलिमेंट्स। अब हम चौथे एलिमेंट की बात करते हैं। चौथा एलिमेंट है वही जो सैलमन ने बोला था, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब पहली बात तो डैमेजेस क्या होती है और दूसरी बात तो अनलिक्विडेटेड क्या होता है। ठीक है, इनकी भी बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं कि डैमेज क्या होता है। अभी हमने पढ़ा डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है, वहां पे डैमेजेस हुए।
डैमेजेस का सिंपल सा ये मतलब होता है जो भी मैंने हार्म सफर करी है उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन दी जाए, ठीक है। तो डैमेज इज यूज्ड इन बोथ सेंसेस हियर, इट इज यूज्ड एज द हार्म कॉज ऑल्सो एंड इट इज यूज्ड एज द कॉम्पनसेशन फॉर सच हार्म कॉज्ड, ठीक है। सो डैमेजेस सिंपली मीन्स द कॉम्पनसेशन पेड फॉर द रॉन्ग दैट हैज बीन डन अगेंस्ट यू। किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो कोर्ट में जाके सामने वाले बंदे जिसने उसके साथ गलत किया है उससे जो पैसे लेगा उन्हें डैमेजेस बोलेंगे। तो फिर अनलिक्विडेटेड क्या है? अनलिक्विडेटेड simply means something that has not been specified before. ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मिस्टर ए जो हैं वो सड़क पे चल रहे हैं, अब मिस्टर ए आज सड़क पे इसलिए तो नहीं निकले होंगे ताकि वो गिर जाए और उनका दांत टूट जाए। वो चल रहे हैं, यहाँ पर एक गड्ढा आ गया, वो गिर गए और उनको चोट लग गई। तो मिस्टर ए जो हैं उनको पहले से नहीं पता है कि कितने पैसे लगेंगे अगर मुझे कोई हार्म होता है। तो ये जो है ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ये कोर्ट फिक्स करता है। कोर्ट देखेगा कि मिस्टर ए का जो दांत टूटा उसका कितना खर्चा आया, उन्होंने जो बिल्स भरे उसका कितना खर्चा आया, उनको जो मेंटल एगनी हुई उसका कितना खर्चा, हम एस्टिमेट करेंगे। ऑब्वियसली आप किसी के इमोशंस की कीमत ऐसे नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो कि किस तरह से किसी को जो डैमेज हुआ है उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, उसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉर्ट में मिल रहे हैं तो कैन यू गेस कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलेगा? ठीक है, गेस करना और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने विनफील्ड के चारों एलिमेंट समझ लिए हैं, सिविल रॉन्ग, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी जनरली, ब्रीच ऑफ सेड ड्यूटी एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, अभी हमने इसमें दो मैक्सिम्स पढ़े थे, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेजेस के लिए भी एक और हमारे पास मैक्सिम है। दिस मैक्सिम is called ubi jus ibi remedium. Okay, this means where there is a right, there is a रेमेडी। ठीक है, जहां पर किसी का हक है, किसी का अधिकार है, अगर वो अधिकार को वायलेट किया जाएगा, उसको ब्रीच किया जाएगा, तो उसके लिए आपको रेमेडी मिलेगी, पैसा मिलेगा या सजा मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। बट क्योंकि हम टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो रेमेडी है वो हमारे डैमेजेस के बारे में बात कर रही है। ठीक है, ये भी एक क्लैट का पेट फेवरेट मैगजीन है, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको भी लिख लेना, उबी जस, दिस इज एन आई, सॉरी, उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, इब्ट लिख दिया था मैंने गलती से। तो उबी जस इबी रेमेडियम इज अ मैक्सिम बेस्ड ऑन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो आज हमने समझा कि एक टॉर्ट होता क्या है, क्या नेचर होता है एक टॉर्ट का, जब किसी के साथ टॉर्ट कमिट होता है तो वो क्या डैमेजेस फेस करता है, और उसमें हमने पढ़ी दो थियोरिस्ट्स की आइडियाज। ये अभी तक क्लियर है। अब हम इसमें एक छोटी सी एडिशन करेंगे विनफील्ड और सैलमन के कॉन्टेक्स्ट में ही, जो कि ये है कि इन दोनों थियोरिस्ट की थ्योरी का नाम क्या है। हमने उसके जो कॉन्टेक्स्ट था, हमने जो उसके अंदर का कंटेंट था वो तो हमने देख लिया, पर इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम भी दिया था। वो थ्योरी का नाम हम देखते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल तरीका है इनकी थ्योरीज को याद रखने का। जिस थ्योरी में एस का इस्तेमाल होता है वो सैलमन की थ्योरी है। अभी मैं बताऊंगा कि इनकी थ्योरीज का नाम क्या है, तब आप लोगों को समझ आएगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। ठीक है, अब हमारे जो विनफील्ड भैया हैं इन्होंने दी थी जनरल थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। सिंगुलर टॉर्ट है यहां पे, ये ध्यान रखना। ओके, सैलमन ऑन द अदर हैंड गिव द थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ टॉर्ट्स
और द लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्लूरल। यहां पर एस आ रहा है, यहां पर एस आ रहा है, तो ये दोनों सैलमन की थ्योरी है। ठीक है, इट्स एन इजी वे टू रिमेंबर इन केस इट इज आस्क्ड। एस वाली सारी थ्योरी स्पेसिफिक लॉ ऑफ टॉर्ट्स सैलमन की हैं, और विनफील्ड की उनकी उल्टी थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड जनरल थ्योरी। इनका मतलब सिंपल भाषा में ये है, देखो। अच्छा हाँ, सैलमन की थ्योरी को एक चीज और बोलते हैं, पिजन होल थ्योरी। अभी हम देखेंगे पिजन होल क्यों बोलते हैं इसको। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो विनफील्ड है उसने बोला दैट एनी सिविल रॉन्ग, जनरल है ना, तो एनी सिविल रॉन्ग एवर टू एग्जिस्ट इज अ टॉर्ट, यानी टॉर्ट इक्वल्स टू एनी सिविल रॉन्ग। जो जिस चीज को, जिस सिविल रॉन्ग को आज लॉ जो है वो किसी स्पेसिफिक टॉर्ट का नाम नहीं देता है। स्पेसिफिक टॉर्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट्स होते हैं जैसे न्यूसेंस होता है, डेफेमेशन होता है, नेग्लिजेंस होता है। तो ये स्पेसिफिक टॉर्ट्स हैं, लॉ ने इन सबको नाम दे रखा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक चीज करते हैं तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वन ऑफ द टॉर्ट्स। पर विनफील्ड ने ये बोला नहीं, हमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर सिविल रॉन्ग हुआ है तो वो सिंपली टॉर्ट है भैया। ठीक है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे जो चीज को टॉर्ट माना जाता है शायद कल ना माना जाए, एंड वाइस वर्सा। अगर आज किसी चीज को टॉर्ट नहीं माना जाता है, क्या पता कल उसको टॉर्ट माना जाए, है ना। तो उसने ये बोला कि किसी भी टाइम पे कोई भी सिविल रॉन्ग कमिट हो रहा है तो वो टॉर्ट है। इसलिए उसने जनरल थ्योरी दी, एनी सिविल रॉन्ग, बिकॉज देयर इज ओनली वन टॉर्ट विच इज एनी सिविल रॉन्ग। ओके, तो अब आप गेस कर सकते हैं कि सैलमन ने इसने उल्टा बोला होगा, है ना। सैलमन ने क्या कहा। अच्छा, आप में से कुछ लोग चांदनी चौक वगैरह साइड गए होंगे, या फिर आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी जिनमें वो लोग जो हैं कबूतरों को एक पर्टिकुलर उसमें रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। ऐसे एक बॉक्स होता है, इसके अंदर डिविजन्स बने होते हैं, और इन डिविजन्स के अंदर कबूतरों को रखा जाता है बेचने के लिए या पालने के लिए, जो भी। दिस इज नोन एज अ पिजन होल। नाउ व्हाट सैलमन सेड वाज कि इन दिस पिजन होल there are certain categories of torts. For example, there is defamation, there is negligence, there is nuisance, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सैलमन ये कहता है कि अगर आप किसी टॉर्ट को इस पिजन होल के अंदर फिट नहीं कर सकते हो तो वो टॉर्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है और आज से 100 साल बाद न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू सैलमन जो 100 साल बाद हो रही है चीज वो न्यूसेंस है ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे फिट ही नहीं होती है ना। हर टॉर्ट की अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, हर स्ट्रक्चर दे रखा है बाय डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ, बाय डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी भी उसमें पिजन होल में वो फिट नहीं हो रहा है तो फिर वो टॉर्ट नहीं है। Therefore he said that apart from the specific torts recognized by law, no other civil wrong is a tort. ठीक है, इसलिए टॉर्ट्स प्लूरल है कि जो मल्टीपल टॉर्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके हैं, ऑलरेडी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, उन टॉर्ट्स के अलावा कोई और चीज टॉर्ट हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट डजंट फिट इनटू द स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पिजन होल। अंडरस्टूड? बस ये दो थियोरीज हैं, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें लार्जली आपका पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट सीमित है, और इसके अंडर जब हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे, हम लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम पर्टिकुलर टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है। कुछ चीज़ें सैलमन की डेफिनेशन में आपको मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें विनफील्ड की डेफिनेशन में आपको मिल जाएंगी। तो लार्जली आपके लिए ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट हैं, और इसके एलिमेंट्स, इसका नेचर जो है वो इतने में समा जाता है। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉर्ट्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं, क्योंकि इंडिया में एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि टॉर्ट लॉ की कोई किताब नहीं है, कोई बेयर एक्ट नहीं है जिसमें सेक्शन वाइज लिखा हो कि हाँ सेक्शन ए, सेक्शन 1 इज दिस, सेक्शन 2 इज दिस। सो वी विल डिस्कस हाउ डू टॉर्ट्स गेट इंटरप्रेटेड इन इंडिया एंड हाउ, एंड अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑन हाउ दे आर इंटरप्रेटेड इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स।
अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया के कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनमें आपको गेस करना है कि वो कौन से हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में इनका आंसर बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वो दो सिचुएशंस, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा डैमनम साइन इंजूरिया है और कौन सा इंजूरिया साइन डैमनम है। ठीक है, फर्स्ट इज मिस्टर ए इज रनिंग अ रेस्टोरेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, ये जो मिस्टर ए हैं, यहां पर एक पीस ऑफ लैंड है, यहां पर इनका रेस्टोरेंट चल रहा है। ओके, अब क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस रेस्टोरेंट की दीवार से चिपका कर एक पब्लिक टॉयलेट बना देती है, पब्लिक टॉयलेट बना देती है। मिस्टर ए जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं कि भैया आपने मेरे खाने की जगह की साइड में टॉयलेट खोल दिया, तो वो गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि मुझे डैमेजेस चाहिए, जी नहीं है सी है। कोर्ट में लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो इन्होंने पब्लिक टॉयलेट खोल दिया है सरकार ने, बहुत गलत किया है, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप प्लीज़ देखिए कि इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि कोर्ट मिस्टर ए को कुछ कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे या फिर नहीं दिलवाएंगे। और ये इंजूरिया साइन डैमनम, ये इंजूरिया साइन डैमनम की सिचुएशन है या फिर डैमनम साइन इंजूरिया की सिचुएशन है। ओके, ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस है आपका मिस्टर पी ने एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। ठीक है, इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, इनके पास 2010 से लेके 2020 तक का परमिट था इस बिल्डिंग का। ओके, लेकिन 2021 में इनके पास नोटिस आ गया कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अक्वायर करना चाहती है। ये गवर्नमेंट लैंड ही था, इनको लीज पे मिला था, गवर्नमेंट लैंड इनको दिया गया था बाय द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज फॉर अ चार्ज बिटवीन 2010 टू 2020। उसके बाद 2021 में इनको नोटिस आया कि अब यहाँ पे आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना स्कूल बनाना है या जो भी करना है, इसलिए आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। ठीक है, 2022 में उन्होंने नहीं सुनवाई करी नोटिस की, बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। सॉरी, 2021 में कुछ नहीं हुआ, 2022 में उनके पास फिर से नोटिस आया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, 2023 में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 3 साल तक मिस्टर पी के अगेंस्ट कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2024 में एक नया एमसीडी का एम्प्लॉय आया, एक नया गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आया, मिस्टर टी। और मिस्टर टी जो थे वो बड़े गुस्सैल टाइप के आदमी थे। उन्होंने कहा भाई मिस्टर पी, आप ये बिल्डिंग क्यों नहीं गिरा रहे हो, क्यों नहीं हटा रहे हो, यहाँ पे हमको अपना काम करना है। मिस्टर पी ने कहा भाई मैंने नहीं हटाई, ना आपकी सरकार ने कोई एक्शन लिया, तो अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मिस्टर डी को बहुत जोर से गुस्सा आया, वो लेके आए बुलडोजर और उन्होंने पूरी बिल्डिंग कर दी डिमोलिश। अब मिस्टर पी मिस्टर टी को कोर्ट में लेके गए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मिस्टर पी जो हैं उनको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलेगी, उनको हर्जाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड इज दिस अ सिचुएशन ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। आप लोग ये दोनों आंसर्स लिख के रखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, एंड देन वी विल सी कि ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है। Okay, so this is your recording for your first lecture with respect to the nature of torts, different liabilities that arise under it, and the elements thereof. ठीक है? That is all from my end today. Thank you for joining, thank you for watching, and I'll see you in the next class.